Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome in course Compiler Construction, and today we will discuss the lecture number 6 of this course, and today's topic is a simple syntax directed translator. In previous lecture we have discussed the part 1 of this chapter, that was belong to syntax definition, and especially we have discussed there the context free grammar and the basic definitions related to grammar. Now we are in position to discuss the part number 2, actually which belongs to the SDT, syntax directed translation, and the major topics that we will discuss in this lecture are postfix notation, synthesized attributes, inherited attributes, translation schemes, how to convert infix to postfix translation, attributed grammars, depth first traversals, SDD, and lot of other things. So it's very interesting, and I think it will be a very effective lecture for you people to understand the concept of simple syntax directed translator. ये ओवरव्यू है. लास्ट में हमने बात की थी इसके ऊपर कि जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं एक्चुअल में ये ड्रैगन बुक जो कंपाइलर की है उसका उसके मेन टॉपिक्स जो है चैप्टर नंबर 2 के, उसमें ये हमारे पास कुछ बेसिक कंस्ट्रक्ट्स हैं, सिंटैक्स डेफिनेशन है, सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन है, एंड दिस इज द मेजर कंसर्न ऑफ टुडेज लेक्चर, एंड देयर इज पार्सिंग एज वेल and a translator for simple expressions, and further a brief look on the lexical analyzer. So now we will discuss in detail the syntax directed translation. So in previous lectures you have studied the basic grammar. What is a grammar? तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के बारे में हमने उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें आपने देखा कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है वो 4 एलिमेंट्स की 4 कंपोनेंट्स की कंपोजिशन है, जिसमें सेट ऑफ टर्मिनल्स हैं, सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स हैं, प्रोडक्शन रूल्स हैं, और हमारे पास जो सेट ऑफ नॉन टर्मिनल है उनमें से एक सिंबल जो है वो हमारा स्टार्ट सिंबल कंसीडर होता है. तो ये जो ग्रामर है बेसिकली ये एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है कि जिसके थ्रू आप जो है वो ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अपनी उसको प्रोडक्शन रूल्स को यूज करते हुए. उसमें से आप एक पार्स ट्री जो है उसको जनरेट कर सकते हैं. लेकिन ये ग्रामर जो है ये इटसेल्फ सफिशिएंट नहीं है, ये आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती कि अगर आप एक पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उस पार्स ट्री की जो एवेल्युएशन है वो आपने कैसे करनी है. उस पार्स ट्री के लिए उस जो कि डिपेंडेंट ऑन ग्रामर है, जो कि CFG से आपने कंस्ट्रक्ट किया है, तो वो एक स्ट्रक्चर तो आपको प्रोवाइड कर रहा है, वो आपको बेसिक क्राइटेरिया तो दे रहा है कि आपने कैसे जो है वो सिंटैक्स ट्री जो है उसको जनरेट करना है, लेकिन एक्चुअल में आप उसमें से एवेल्युएशन करने की पोजीशन में नहीं है. तो जस्ट टू एवेल्युएट दी वैल्यू ऑफ यूर गिवन ग्रामर, उसमें से गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू को अगर आपने फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें कुछ स्पेशल सिमेंटिक रूल्स को ऐड करना पड़ेगा ताकि हम उसको कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो है वो उसमें से गेट कर सकें. सो सिंपली द ग्रामर प्लस सिमेंटिक रूल विल गिव यू another interesting concern, that is the SDT, the syntax directed translation, and this is basically the today's main agenda. हम यही बात कर रहे हैं कि ये जो सिमेंटिक रूल्स होंगे हम इनको अभी देख लेते हैं. एक्चुअल में जो पार्सिंग का सेकंड फेज है जिसको हम सिंटैक्स एनालिसिस का नाम देते हैं वो हाईली डिपेंडेंट है हमारे पास ग्रामर के ऊपर, क्योंकि हम सिंटैक्स की बात करेंगे तो हम ग्रामर की बात करेंगे. ये हम अपने स्टार्ट के लेक्चर से यही डिस्कशन करते चले आ रहे हैं. इसी तरह अब उस ग्रामर के अंदर हम जब कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे, कुछ फर्दर रूल्स को ऐड करेंगे, हम उसके कुछ एट्रीब्यूट्स उसके साथ ऐड करेंगे उस ग्रामर के साथ, तो एक्चुअल में हम उसको सिमेंटिक रूल का नाम देंगे. और रीजन सिंपल है कि सिंटैक्स एनालिसिस के बाद हमारा अल्टीमेट गोल ये है कि हम सिमेंटिक एनालिसिस का फेज जो है उसको परफॉर्म कर सकें और उसको अंडरस्टैंड करने के लिए
लाजमी तौर पे हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होने चाहिए जो हमारे पास ग्रामर जो है उसके अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन को ऐड करके उसकी वैल्यू को एवेल्युएट कर सकें. सो सिंपली द SDT बेसिकली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रामर and plus semantic rules, and somehow we can say these semantic rules are known as the informal notations. So grammar along with semantic rules or grammar along with informal notations will give you SDT, the syntax directed translation. तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी कि जो सिंटैक्स एनालिसिस फेज है कंपाइलर का, सेकंड फेज है, उसके साथ हम क्या करते हैं, उसमें हम ग्रामर को यूज करते हैं और ग्रामर जो है वो हमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है ट्री का, यानी कि हम उसके थ्रू पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं. इसी तरह हमारे पास हम जब सिमेंटिक एनालिसिस के अंदर जाते हैं तो सिमेंटिक एनालिसिस के लिए ये जो ट्री आपके पास आया है, जो सेकंड फेज ने उसको ट्री दिया है, ये उसके लिए तब तक इंफॉर्मेटिव नहीं है, तब तक यूजफुल नहीं है जब तक हम उसके साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करके उसकी वैल्यू को एवेल्युएट ना कर लें. तो इसी वजह से जो थर्ड फेज है सिमेंटिक एनालिसिस है वो क्या करता है, वो इस स्ट्रक्चर को मीन ग्रामर के अंदर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करता है जिसको हम सिमेंटिक रूल्स का नाम देते हैं. और बेसिकली इन दोनों के कॉम्बिनेशन के ऊपर जो हमें रिजल्ट में कुछ मिलता है वो बेसिकली SDT है, सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन का हम उसको नाम देते हैं. इसको हम देखते हैं अभी. जिस तरह आपके सामने ये ग्रामर है and this is the simple context free grammar, and here are the different production rules of given grammar. So you can see here the expression can generate or expression can give you expression plus term. ये एक प्रोडक्शन रूल है कि आप एक्सप्रेशन जो है उससे क्या जनरेट कर सकते हैं, उससे आपको क्या मिलेगा, एक्सप्रेशन प्लस टर्म का एक रूल अवेलेबल है, या एक्सप्रेशन जो है उससे आप टर्म मिल सकती है, मीन ये प्रोडक्शन रूल है. इसी तरह टर्म जो है वो आपको क्या दे सकता है, टर्म मल्टीप्लिकेशन सिंबल एंड फैक्टर, और टर्म आपको प्रोवाइड कर सकता है फैक्टर, और फैक्टर आपको प्रोवाइड कर सकता है इंट लिटरल वैल्यू. इसी तरह फैक्टर आपको दे सकता है एक्सप्रेशन विद इन पैरेंथेसिस. सो सिंपली ये हमारे पास वो प्रोडक्शन रूल है जो वेरी सिंपल है और जो किसी भी ग्रामर को अगर आप कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कंसीडर करते हैं तो उसके लिए ये प्रोडक्शन रूल लाजमी है ताकि आप उसको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कह सकें. अब ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर नो डाउट इंफॉर्मेटिव है, यूजफुल है आपके लिए इन सेंस टू कंस्ट्रक्ट ए पार्स ट्री. ओके, लेकिन उसकी एवेल्युएशन के लिए आपको इसके साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है उसको भी ऐड करना पड़ेगा, और उसके लिए हमने यहां पे लिखे हैं ट्रांसलेशन रूल्स. सो सिंपल, ये आप नॉर्मली जितने भी आपको टर्मिनल्स या नॉन टर्मिनल अपनी ग्रामर में नजर आ रहे हैं इन सिंबॉलिक फॉर्म, उनके साथ आप देख सकते हैं हमने कुछ एडिशनल एट्रीब्यूट्स ऐड किए हैं. जैसे आप देख रहे हैं दिस इज this production rule, the expression gives you expression plus term. तो उसके लिए हमने क्या इसको लिखा है एज ए ट्रांसलेशन रूल में, this is expression and expression dot trans mean translation is equal to this is expression dot translation and plus this is term, and for this we have written the term dot translation. So in this way you have to populate your translation rules and to add these translation rules to the given production rules of your context free grammar. अब इसमें हम जो नोटेशन यूज कर रहे हैं एक्सप्रेशन के साथ, हमने यहाँ पे लेबल 1 लिखा है और इसके साथ लेबल 2 लिखा है. ये एक्चुअल में एक्सप्रेशन ही है, जस्ट ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड जस्ट ऑन राइट हैंड साइड की वजह से हम इनको नंबर्स राइट कर रहे हैं. नॉर्मली ये एक्सप्रेशन ही है, उसी के ये सबस्क्रिप्ट्स हैं, लेकिन जस्ट हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको 1 या 2 की नोटेशन के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इसी तरह सेकंड में आप देखें एक्सप्रेशन कैन गिव यू टर्म एंड यू हैव टू राइट एज अ ट्रांसलेशन रूल हियर एक्सप्रेशन डॉट ट्रांसलेट इज इक्वल टू टर्म डॉट ट्रांसलेट. सो इन दिस वे
the term can produce the term multiplication symbol and then factor. So term dot translation is equal to term 2 dot translation multiplied by factor dot translation. So in very simple manner you have to write these translation rule by just adding special words with the context free grammar rules. इसी तरह आप यहाँ पे देखें the factor जो है वो आपको इंट लिटरल वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है. मीन पॉसिबल है कि आप यहां से कोई वैल्यू गेट करेंगे न्यूमेरिक्स के अंदर, तो उसके लिए जो प्रोडक्शन रूल हमने लिखा है फैक्टर डॉट ट्रांसलेशन इज इक्वल टू इंट लिटरल डॉट वैल्यू है हमारे पास. सो सिंपल इंट लिटरल डॉट वैल्यू. नॉर्मली जितने भी नॉन टर्मिनल सिंबल आपको नजर आए हैं उसके साथ हमने जो एट्रीब्यूट ऐड किया है वो डॉट ट्रांसलेशन का है, और जो हमारे पास कोई न्यूमेरिक वैल्यू है उसके साथ हम इसको डॉट वैल्यू लिख रहे हैं. बहरहाल ये एट्रीब्यूट गिवन करना ये कोई मैटर नहीं करता, ये आप किसी भी नाम के साथ इसको एट्रीब्यूट जो है वो ऐड कर सकते हैं. Similarly, factor gives you expression and here factor dot translation is equal to expression dot translation. So simple. इस तरह से आपने क्या किया है कि अपनी जो ग्रामर थी उसके साथ कुछ ट्रांसलेशन या सिमेंटिक रूल्स को ऐड किया है. तो अब कम्युलेटिवली हम इस ट्रांसलेशन रूल्स के बाद जो प्रोडक्शन अब आपको मिल गई हैं इनको हम कहते हैं ये SDT है, सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन है, जिसको हम फर्दर यूज करते हैं जस्ट टू इवैल्यूएट योर गिवन ट्री. So here are some key points related to SDT. SDT uses a CFG to specify the syntactic structure of the language and associate a set of attributes with terminal and non-terminal. So, यही बात हमने की है कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के साथ आप क्या करते हैं, और जो कि स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती है CFG, आप उसके साथ कुछ एट्रीब्यूट्स को एसोसिएट कर देते हैं. तो इस तरह से हम उसको SDT का नाम देते हैं. Further, with each production, associate a set of semantic rules for computing values for the attributes. हर प्रोडक्शन के साथ आपने सिमेंटिक रूल्स को ऐड किया है. आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फर्स्ट प्रोडक्शन रूल है और इसके करस्पॉन्डिंग जो है हमारे पास एक ट्रांसलेशन रूल अवेलेबल है. इसी तरह सेकंड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का प्रोडक्शन रूल है और इसके करस्पॉन्डिंग आपने जो है एक और ट्रांसलेशन रूल जो है वो उसको यहाँ पे राइट डाउन किया है. The attributes contain the translated form of the input after the computations are completed. तो जैसे ही आपकी कंप्यूटेशन कंप्लीट होगी तो जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं यानी एट्रीब्यूट्स कंटेन कर रहे हैं ट्रांसलेटेड फॉर्म ऑफ द इनपुट को, वो कंप्यूटेशन जब आपकी कंप्लीट होगी तो उसके रिजल्ट्स भी आपको मिल जाएंगे. हम इसकी वैल्यूएशन करेंगे. हम एक स्ट्रिंग लेंगे, एक्सप्रेशन लेंगे और उसको वैल्यूएट करके देखेंगे कि ये किस तरह से हम इसकी वैल्यूएशन जो है वो पॉसिबल है कि कर सकते हैं. So in SDT every non-terminal can get 0 or more attributes. ये जैसे जैसे हम प्रोसीड करते चले जाएंगे वैसे वैसे चीजें क्लियर होती जाएंगी. In semantic rule, attribute can be a value. Attribute can be a value like that of a string, like that of a memory location, like that of a number, and same like that any other value. तो जो semantic rule है आपके, ये एट्रीब्यूट्स जो आप इसके साथ ऐड कर रहे हैं वो कोई भी वैल्यू हो सकती है. जिस तरह हमने यहाँ पे बात की है कि एक्सप्रेशन डॉट ट्रांसलेशन है या ट्रांसलेट है, तो इसमें अब आपको जो वैल्यू मिलेगी वो पॉसिबल है कि वो स्ट्रिंग वैल्यू मिल सकती है, पॉसिबल है किसी मेमोरी का रेफरेंस हो, पॉसिबल है जिस तरह हमने यहाँ पे यूज किया इंट लिटरल डॉट वैल्यू. सो दिस एट्रीब्यूट रिप्रेजेंटिंग सम टाइप ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू. तो इस तरह हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स हैं वो एनी टाइप की वैल्यू आपको प्रोवाइड कर सकते हैं. Here is syntax for statements. So this is a grammar and here we have only one non-terminal here in this given grammar. हमारे पास ये complete grammar नहीं है. इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास फर्दर ऑप्शनल स्टेटमेंट एक ऐसा नॉन टर्मिनल है जिसको आप जो है वो फर्दर आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं या फर्दर उसको आप जो है वो उसके रूल्स जो है उसको राइट कर सकते हैं, लेकिन उसको हमने यहाँ पे राइट डाउन नहीं किया.
So this is a grammar, and this gives you the syntax for statements. You have seen here the statement can produce id is equal to expression, and in previous lecture I have clarified that this id representing the identifier, and the identifier can be anything like that of a data type, like that of a variable, like that of a constant, like that of any function name, और इट मे बी अ क्लास नेम. बहुत सारी ऐसे चीजें हैं जिनको हम आईडी की कैटेगरी के अंदर रखते हैं. इसी तरह हमारे पास जो कंडीशनल स्ट्रक्चर्स हैं, इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट है, इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट है, वाइल एक्सप्रेशन डू स्टेटमेंट है, बिगिन और एंड के दरमियान ऑप्शनल स्टेटमेंट्स हैं. इसको भी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ब्लॉक की एग्जांपल के अंदर हमने इसको देखा था. तो ये हमारे पास जो है सिंपली ये एक ग्रामर है, और एक ही नॉन टर्मिनल के अगेंस्ट मल्टीपल प्रोडक्शन रूल्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं. सो क्वेश्चन इज हियर, व्हाट इज कैन वी से दैट दिस इज एन एम्बिगुअस ग्रामर? क्या हम इसको एम्बिगुअस ग्रामर कंसिडर कर सकते हैं? एंड बाय डेफिनेशन द एम्बिगुअस ग्रामर इज वन विच प्रोड्यूसेस मोर देन वन पार्स ट्री फॉर गिवन सेम एक्सप्रेशन. कि अगर आपको एक एक्सप्रेशन दी गई हो और आप उसके अगेंस्ट जो है वो एक से ज्यादा पार्स ट्री जनरेट कर सके अपनी गिवन ग्रामर की बेस पे, तो इस तरह की ग्रामर आपके पास एम्बिगुअस कंसीडर होती है. यहाँ पे आपने इसको वेरीफाई करना है. आप डिफरेंट टाइप की कुछ वैल्यूज देके इसको टेस्ट करें और चेक करें कि ये ग्रामर जो है वो हमारे पास एम्बिगुअस है या ये एम्बिगुअस ग्रामर नहीं है, नॉन एम्बिगुअस है. ओके. So syntax directed translation, it associate attributes with grammar rules and translate as parsing occurs. No doubt about that. The translation will follow the parse tree structure, and as a result the structure and form of the parse tree will affect the translation. ये वही डिस्कशन हम कर रहे हैं जो अपने प्रीवियस पेजेस के ऊपर हम करके आए हैं कि एसडीटी के अंदर आप क्या करते हैं, अपनी ग्रामर के साथ कुछ एडिशनल एट्रीब्यूट्स को ऐड कर देते हैं, और उसके बाद जो हम ट्रांसलेशन करते हैं वो एक्चुअल में पार्स ट्री की जो कंस्ट्रक्शन है उसके बाद हम उसकी वैल्यूएशन करते हैं, तो उसके लिए हम ट्रांसलेशन को यूटिलाइज करते हैं. ओके. सो here we will give you an example of conversion from infix to postfix notation translation for expressions. हम जस्ट कंसेप्ट को क्लैरिफाई करने के लिए कि ट्रांसलेशन बेसिकली क्या होती है, हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं कि किस तरह से इनफिक्स जो नोटेशन जो है उसको पोस्टफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है. अब हमारे पास बेसिकली ये डिफरेंट टाइप की नोटेशंस हैं जिसमें प्रीफिक्स नोटेशन है, इनफिक्स नोटेशन है और पोस्टफिक्स नोटेशन है. जो ऑपरेटर्स का ऑर्डर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप किसी भी नोटेशन को पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स या इनफिक्स का नाम दे सकते हैं. बाय डेफिनेशन प्रीफिक्स एक्सप्रेशन या प्रीफिक्स नोटेशन हम उसको कहते हैं जिसमें हमारा ऑपरेटर जो है वो ऑन लेफ्ट साइड ऑफ योर ऑपरेंड्स अगर आएगा. इनफिक्स एक्सप्रेशन आप उस एक्सप्रेशन को कहेंगे जिसमें आपका ऑपरेटर जो है वो ऑपरेंड्स के इन बिटवीन होगा. और पोस्टफिक्स नोटेशन हमारे पास वो होगी जिसमें हमारे पास जो है आपके ऑपरेटर आपकी एक्सप्रेशन के एंड पे या आपके ऑपरेंड्स के बाद वो आपकी एक्सप्रेशन में आएंगे. सो सिंपली हम यहाँ पे करना ये चाह रहे हैं कि इनफिक्स नोटेशन को पोस्टफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं ताकि हम यहाँ पे जो है इसके थ्रू जो है वो ट्री भी कंस्ट्रक्ट कर सकें और आगे इसको प्रोसेस कर सकें कि किस तरह से हम ये कन्वर्जन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं. सो हियर आर सम रूल्स टू कन्वर्ट इनफिक्स टू पोस्टफिक्स नोटेशन. कैसे करेंगे हम इसको? 3 मुख्तलिफ रूल आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं. अगर आपको इन तीनों रूल्स की अंडरस्टैंडिंग है तो सिंपल वे में आप किसी भी इनफिक्स नोटेशन को पोस्टफिक्स नोटेशन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं. यहां पे आप देखें द रूल नंबर 1, इफ e is a variable or constant then postfix of e will be equal to e.
ओके, दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ टू हैव द पोस्ट फिक्स नोटेशन। कि किस तरह से हमने किया है, अगर हमारे पास ई जो है, जो कि एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है या किसी भी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको हम यहाँ पे बता भी रहे हैं कि अगर ई जो है वो कोई वेरिएबल हो या वो कोई कांस्टेंट हो, तो उसका जो पोस्ट फिक्स होगा वो एक्चुअल में वही वेरिएबल या वही कांस्टेंट एज अ रिजल्ट आपको मिलेगा। सो वी कैन से दैट पोस्ट फिक्स ऑफ ई विल बी इक्वल टू ई। रूल नंबर 2, इफ ई इज इवन ऑपरेटर E2, ये आप देख सकते हैं, ये एक एक्सप्रेशन बन गई है, इवन ऑपरेटर E2, ये इनफिक्स एक्सप्रेशन है बेसिकली। ओके, इफ E इज इन दिस स्ट्रक्चर देन पोस्ट फिक्स ऑफ E विल बी, देन कैसे आप इसका पोस्ट फिक्स फाइंड करेंगे, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, पोस्ट फिक्स होगा इस पूरी एक्सप्रेशन का जो कि E1 ऑपरेटर E2 आपके पास है। सो पोस्ट फिक्स ऑफ E1 ऑपरेटर E2 विल बी इक्वल टू, उसमें क्या करेंगे आप, इसका पोस्ट फिक्स फाइंड करेंगे फर्स्ट ऑपरेंड का, ये आप देख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू पोस्ट फिक्स ऑफ E1। ओके, फिर पोस्ट फिक्स नोटेशन होगी सेकंड ऑपरेंड की, जो कि आप यहां पे देख रहे हैं, पोस्ट फिक्स ऑफ E1 इनटू पोस्ट फिक्स ऑफ E2, और जो आपका ये सेंटर वाला ऑपरेटर है इन बिटवीन जो आपको नजर आ रहा है, चूंकि हम इसकी पोस्ट फिक्स के अंदर कन्वर्जन कर रहे हैं, हम इसको उठा के राइट साइड पे एंड साइड के ऊपर ले जाएंगे। सो दिस ऑपरेटर विल लाइज हियर। सो इन सिंपल मैनर्स द पोस्ट फिक्स ऑफ E1 ऑपरेटर E2 विल बी इक्वल टू पोस्ट फिक्स ऑफ फर्स्ट ऑपरेंड E1 into postfix of second operand E2, and the operator will be in the last of this given in the given scenario. इसी तरह थर्ड रूल हमें क्या बता रहा है, if E is E1, E1 भी एक just like an expression consider कर रहे हैं हम इसको, if E is E1 then postfix of E will be equal to postfix of E1, के E1 का जो रिजल्ट आएगा पोस्ट फिक्स में वो एक्चुअल में वही रिजल्ट आप उसको उठा के पोस्ट फिक्स ऑफ E को असाइन कर देंगे। हम इसको एग्जांपल करेंगे और एग्जांपल के साथ हमें ये चीज क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअल में हम ये प्रोसीजर जो है इसको कैसे अप्लाई कर रहे हैं। ओके, लेट्स से we have an expression and the expression is 9 minus 5 plus 2। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है और हम इसको कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, we have to find the postfix notation for this given expression। तो given expression में आप देख सकते हैं कि 9 minus 5 जो है वो within parenthesis है और उसके बाद फिर plus 2 आप इसके साथ कर रहे हैं। So it mean के पोस्ट फिक्स ऑफ फर्स्ट ऑपरेंड, अब इस पैरेंथेसिस को हमने एक ऑपरेंड कंसीडर किया है और इस 2 को सेकंड ऑपरेंड कंसीडर करेंगे और इस प्लस को ऑपरेटर कंसीडर करेंगे। तो इस तरह से पोस्ट फिक्स ऑफ 9 माइनस 5 इंटू पोस्ट फिक्स ऑफ 2 और उसके बाद ऑपरेटर जो है वो हमारा लास्ट में चला जाएगा। सिंपली हमने ये जो विद इन पैरेंथेसिस 9 माइनस 5 दिया था, इसको एज अ वन इंस्टेंस कंसीडर करते हुए, इसको एज अ वन ऑपरेंड कंसीडर करते हुए हमने इसको यहां पे राइट डाउन किया है, द पोस्ट फिक्स ऑफ 9 माइनस 5 इंटू पोस्ट फिक्स ऑफ 2 दैट इज द सेकंड ऑपरेंड, और ऑपरेटर जो है उसको हमने यहां पे एंड में राइट कर दिया। इसी तरह अब हम फर्दर क्या करेंगे, यू कैन सी हियर द पोस्ट फिक्स ऑफ 9 माइनस 5। ये देखिए 9 माइनस 5 विद इन पैरेंथेसिस था, यहाँ पे पैरेंथेसिस हमने इसकी खत्म की है। अब पोस्ट फिक्स ऑफ 9 माइनस 5 अगेन ये हमारे पास एक कंप्लीट एक्सप्रेशन है और रिमेनिंग एक्सप्रेशन वैसे ही है पोस्ट फिक्स ऑफ 2 प्लस। तो अब हम क्या करेंगे, जो प्रोसीजर हमने फर्स्ट स्टेप में किया है अब सेकंड में भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि अब 9 इज अ फर्स्ट ऑपरेंड, 5 is another operand and minus is an operator that is in between 9 and 5। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, postfix of 9 into postfix of 5 और उसके बाद माइनस का ऑपरेटर हम यहाँ पे राइट डाउन कर रहे हैं। तो इस तरह से postfix of 9 minus 5 आपको क्या दे रहा है, it will give you postfix of 9 postfix of 5
माइनस, और ये हमारे पास इसकी कंप्लीट रिजल्ट है। एंड देन वी हैव टू राइट पोस्ट फिक्स ऑफ 2 एज इट इज एंड प्लस एज इट इज। तो अब हमारे पास ये कंप्लीट जो है ये हमारे पास रिजल्ट मिला है हमें। अब जब हम इसमें से वैल्यू वैल्यूएट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमने ये बात की थी कि अगर हमारे पास आप किसी नंबर का, किसी कांस्टेंट का पोस्ट फिक्स फाइंड करेंगे तो वो एज इट इज आपको रिटर्न होगा। ये अगर हम इसके रूल्स की तरफ चले जाएं तो रूल में हमने ये बात की थी, इफ e इज अ वेरिएबल और कांस्टेंट देन पोस्ट फिक्स ऑफ e विल बी इक्वल टू e। ओके, तो यहां से 9 हमें मिला और पोस्ट फिक्स ऑफ 5 से हमें 5 मिला, माइनस सिंबल है उसके बाद, फिर पोस्ट फिक्स ऑफ 2 से हमें 2 मिल रहा है और इसी तरह लास्ट में हमें प्लस का ऑपरेटर यहां पर रिटर्न हो रहा है। सो फाइनली वी हैव द एक्सप्रेशन 9 5 minus 2 plus and this is in post fix notation। इसी तरह अगर हम इसका ऑर्डर चेंज करें अपनी एक्सप्रेशन का, जो कि एक्चुअल में 9 minus 5 विद इन पैरेंथेसिस और प्लस 2 थी, अगर हम ये पैरेंथेसिस 5 plus 2 पे अप्लाई करें तो अब जो पोस्ट फिक्स नोटेशन हमें मिलेगी वो टोटली चेंज हो जाएगी उससे जो हम फर्स्ट में यहाँ पे गेट कर चुके हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस द पोस्ट फिक्स ऑफ 9 देन अगेन ये हमारे पास जो है ये सेकंड ऑपरेंड कंसीडर करेंगे कंप्लीट इसको, जिस तरह हमने फर्स्ट में किया था, और एक ऑपरेंड हम इसको कंसीडर करेंगे। सो इन दिस वे द पोस्ट फिक्स ऑफ 9 इनटू पोस्ट फिक्स ऑफ 5 plus 2 एंड आफ्टर द माइनस सिंबल विल बी इन द लास्ट। ओके, देन पोस्ट फिक्स ऑफ 9 और अगेन यहाँ पे पोस्ट फिक्स ऑफ 5 plus 2 है, पैरेंथेसिस को हमने यहाँ पे खत्म किया है और उसके बाद माइनस है। ये अगर हम इसकी बात करें, ये जो पैरेंथेसिस को हम बाइंड अप कर रहे हैं तो ये बात हम यहाँ पे रूल में कर चुके हैं। ये जैसे हमने कहा था कि इफ e इज e1 देन पोस्ट फिक्स ऑफ e विल बी इक्वल टू पोस्ट फिक्स ऑफ e1। तो वही कंसेप्ट है जिसको हम यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं कि पैरेंथेसिस को जब एंड कर देंगे तो एक्चुअल में वो भी सिंपल एक्सप्रेशन आपके पास बन जाएगी। ओके, so in the next process the postfix of 5 into postfix of 2 प्लस ऑपरेटर इसके बाद जाएगा और माइनस ऑपरेटर लास्ट में आपको यहाँ पे मिल रहा है। सो इन दिस वे द फाइनल वैल्यू दैट इज जनरेटेड इन postfix notation is simply this 9 the 5 then 2 and then plus and minus symbol। उम्मीद है कि आपको आइडिया क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से इनफिक्स की आप जो है वो पोस्ट फिक्स नोटेशन जो है वो उसको बना सकते हैं। इस लेक्चर के बाद आपको एक असाइनमेंट मिलेगी जिसमें आपने ये कंप्लीट प्रोसेस करना है कि किस तरह से इनफिक्स की प्रीफिक्स या पोस्ट फिक्स और इसी तरह पोस्ट फिक्स से प्री और इनफिक्स कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। वो तमाम रूल्स जो हैं, ये जितनी भी कन्वर्जन है वो वहाँ पे आपको विद एग्जाम्पल जो है उसको करनी पड़ेंगी ताकि आने वाले लेक्चर्स के अंदर जो है वो आपको मैक्सिमम जो है वो इसकी अंडरस्टैंडिंग हो सके। नेक्स्ट टॉपिक इज सिंथेसाइज्ड एंड इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स। ओके, जब हमने ये बात की है कि हम अपने एवेल्युएट करना चाहते हैं अपने ट्री को, तो उसके लिए हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स हैं जो कि हमने ट्रांसलेशन रूल्स के अंदर राइट किए थे, जिसको हम डॉट ट्रांस या डॉट वैल्यू का नाम दे रहे थे, बेसिकली इनको हम कैटेगराइज करते हैं 2 डिफरेंट कैटेगरीज में। वन इज नोन एज द सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स एंड द अदर वन आर नोन एज द इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स। ओके, an attribute is said to be synthesized if its value at a parse tree node is determined from the attribute values at the children of the node। Very simple। नीचे आप एक एग्जांपल देख रहे हैं, let's say this is an example and the A can produce X, Y and Z। तो अगर आप इसको प्रोडक्शन रूल्स के अंदर CFG के अंदर इसको राइट करें तो आप कैसे लिखेंगे? A arrow XYZ mean A can give you XYZ। So A is a parent and XYZ will be the children। Okay, तो अब हम ये कह रहे हैं कि आपका अगर पेरेंट नोड अपनी वैल्यूज को गेट करने के लिए आप अगर वो डिपेंडेंट है अपने चिल्ड्रन के ऊपर,
तो ऐसा एट्रीब्यूट जो है हमारे पास सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट कंसिडर होगा। अगेन, synthesized attribute is one if its value at a parse tree node is determined from the attribute values at the children of the node। कि अगर आप इसकी वैल्यू इसके चिल्ड्रन से गेट कर रहे हैं तो इस तरह का एट्रीब्यूट हमारे पास जो है वो synthesized attribute कंसिडर होगा। एंड द नंबर 2, an attribute is said to be inherited if its value at a parse tree node is determined by the parent एंड इट्स सिबलिंग्स। तो अगर आपके पास कोई एट्रीब्यूट ऐसा है जो अपनी वैल्यूज गेट करने के लिए या तो अपने पेरेंट से भी वैल्यू गेट कर रहा है और या फिर अपने सिबलिंग से भी वैल्यू गेट कर रहा है या दोनों से गेट कर रहा है, तो इस टाइप का, इस नेचर का एट्रीब्यूट हमारे पास जो है वो इनहेरिटेड एट्रीब्यूट कंसीडर होगा। और इसके लिए हम इसके सिमेंटिक रूल्स को यूज करेंगे, उसको एनफोर्स करेंगे, अप्लाई करेंगे इसके लिए, जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। Let's say A is a node that is known as the parent in this case and X, Y, Z are its childs। अगर आप X की बात करेंगे तो X अब लेफ्ट मोस्ट सिंबल है इसके चिल्ड्रन में, तो अब जब आप इसको evaluate करेंगे तो ये अपनी वैल्यू जो है वो अपने पेरेंट से अगर गेट कर रहा है, मीन A से गेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये इनहेरिटेड एट्रीब्यूट है। इसी तरह जब आप Y के ऊपर जाएंगे तो Y अपनी वैल्यू गेट करने के लिए डिपेंड करेगा A पे जो कि उसका पेरेंट है या X पे जो कि उसका सिबलिंग है, यानी कि जो लेफ्ट वाला सिबलिंग है वो उसको वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता है। ये हम इन डिटेल जो है चैप्टर नंबर 5 के अंदर देखेंगे, ये सिंथेसाइज्ड और इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं, जो कि कंप्लीट चैप्टर है सिमेंटिक एनालिसिस का। और वहां पे हमने ये देखना है कि किस तरह से इनकी बेसिस पे आप कंप्लीट ट्री जो है, जो वेरीफाइड ट्री होगा, सिमेंटिक ट्री, सिमेंटिक एनालिसिस का ट्री, उसको आप कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो जस्ट फॉर ब्रीफ इंफॉर्मेशन, the synthesized and inherited attributes both are different to each other. An attribute is said to be synthesized if its any node is dependent to get value from its children, then such type of node is known as synthesized node। इसी तरह inherited node आप किसको कहेंगे कि अगर एक ऐसा नोड अपनी वैल्यू को गेट करने के लिए अपने पेरेंट या अपने सिबलिंग पे डिपेंड कर रहा है या दोनों से उसकी वैल्यू को गेट किया जा रहा है, तो इस तरह का एट्रीब्यूट हमारे पास जो है वो इनहेरिटेड एट्रीब्यूट कंसीडर होगा। ओके, this is the example of attributed grammar and this SDD for infix to postfix translation। okay, अभी हमने एग्जांपल की, हमारे पास एक्सप्रेशन थी 9 - 5 + 2 की, और ये इनफिक्स नोटेशन है, और इसकी जो पोस्टफिक्स नोटेशन होगी उसमें हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, 9 5 - 2 प्लस। अब बाय यूजिंग ट्री, बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ SDD वी हैव, हम ये चाह रहे हैं कि हम ये SDD को यूज करते हुए, ट्रांसलेशन स्कीम्स को यूज करते हुए, उसके जो ट्रांसलेशन रूल्स हैं उनको अडॉप्ट करते हुए हम जो है वो ये पोस्ट फिक्स नोटेशन वैल्यू को गेट कर सकें, जो कि हमारे पास 9 5 - 2 प्लस हमारे पास मौजूद है। तो उसके लिए हमें कुछ चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, लाइक दैट this is a production and you can see here there are multiple production rules here। expression can be replaced by expression 1 plus term, और अदर रूल क्या है, एक्सप्रेशन से आप एक्सप्रेशन 1 माइनस टर्म में जा सकते हैं, एक्सप्रेशन आपको टर्म की वैल्यू दे सकती है, टर्म से आप जो है वो 0 1 2 एंड सो ऑन टू 9 जो है वो उसमें जा सकते हैं। मीन ये प्रोडक्शन आपको आपके पास अवेलेबल है। हमने इन हर एक प्रोडक्शन के अगेंस्ट एक सिमेंटिक रूल जो है उसको यहाँ पे ऐड किया है, जिसकी मदद से हम अपनी किसी भी इनफिक्स नोटेशन को पोस्ट फिक्स नोटेशन में कन्वर्ट कर पाएंगे। उसके लिए हमने क्या किया है, दिस इज डॉटी, दिस इज डॉटी डॉटी डॉटी, आपको मल्टीपल लोकेशंस पे ये डॉटी नजर आ रहा है। प्रीवियस एग्जांपल्स में हमने बात की थी डॉट ट्रांस की, यानी कि डॉट ट्रांसलेशन रिप्रेजेंट हो रहा था। यहाँ पे हम इसको इन शॉर्ट डॉट टी की बात कर रहे हैं। ये वहां पे भी मैंने आपको कहा था कि इसको किसी भी एट्रीब्यूट नेम के साथ जो है वो आप यहाँ पे लेबल कर सकते हैं। सो द
expression dot t is equal to expression 1 dot t, and this is the symbol for concatenation, and term dot t, and this is again the symbol of concatenation, और उसके बाद हमारे पास ऑपरेटर जो है वो कौन सा है, वो प्लस है. सो सिंपली फर्स्ट प्रोडक्शन रूल जो हमारे पास क्या थी कि एक्सप्रेशन गिव्स यू एक्सप्रेशन 1 प्लस टर्म. ये इनफिक्स नोटेशन की आपके पास एक प्रोडक्शन रूल है, आपने इसको पोस्ट फिक्स के अंदर कन्वर्ट किया. उसके लिए आपने क्या किया, बॉडी साइड पे आप देखें फर्स्ट ऑपरेंड को राइट किया है विद एट्रीब्यूटेड वैल्यू, फिर कनकेट किया है उसके साथ सेकंड ऑपरेंड वैल्यू को, और उसके साथ कनकेट किया है ऑपरेटर को. मीन आपका ऑपरेटर जो है वो राइट मोस्ट पोजीशन पे चला गया है, यानी कि पोस्ट फिक्स नोटेशन में आपका ऑपरेटर जो है वो होता ही राइट साइड पे. सो इन सेम मैनर सेकंड प्रोडक्शन रूल की अगर आप बात करें, एक्सप्रेशन डॉट टी इज इक्वल टू expression 1 dot t concatenation with term dot t concatenation with minus symbol, and this production rule expression gives you term. इसमें चूंकि कोई भी ऑपरेटर आप यहाँ पे यूज नहीं कर रहे, so simply this expression dot t is equal to term dot t. इसी तरह हमारे पास ये नंबर वैल्यूज हैं और इसमें कोई भी ऑपरेटर आपका यूटिलाइज नहीं हो रहा, और इसीलिए हम इसको टर्म डॉट टी इज इक्वल टू 0 राइट कर रहे हैं. इसी तरह 1 है और इसी तरह हमारे पास ये 9 है. तो इसको हम यूटिलाइज इस जो सिमेंटिक रूल्स अब हमने ऐड किए हैं इनके थ्रू जो है अब हम अपना ट्री जो है वो उसको एवेल्युएट करने की पोजीशन में है. उम्मीद है बात क्लियर हो गई होगी. हमारा मकसद क्या है यहाँ पे कि गिवन प्रोडक्शन के ऊपर जो कि इनफिक्स नोटेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास प्रोडक्शन है, और उसमें एक हमारे पास जो है सिंपल एक्सप्रेशन है 9 - 5 + 2, ये एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है, और प्रोडक्शन रूल हमारे पास इसी ग्रामर के इनफिक्स ग्रामर के अवेलेबल है. हम ये चाह रहे हैं कि इस इनफिक्स से पोस्ट फिक्स नोटेशन की स्ट्रिंग कह लें, एक्सप्रेशन कह लें, उसको फाइंड करना चाह रहे हैं. तो कंफर्म है कि अब हम अपनी प्रोडक्शन के साथ क्या करेंगे, कुछ सिमेंटिक रूल्स को ऐड करेंगे, लेकिन वो सिमेंटिक रूल जो है वो डिनोट करेंगे पोस्ट फिक्स नोटेशन को. तो उसके लिए हमने क्या किया है कि अपनी ना सिर्फ इस प्रोडक्शन को यूटिलाइज करते हुए सिमेंटिक रूल्स को राइट किया, बल्कि उसको पोस्ट फिक्स मैनर्स के अंदर जो है उसको यहां पे राइट कर दिया है हमने. ओके, सो दिस इज द सेम पार्ट अभी हम जिसको देख रहे थे कि प्रोडक्शन और उसके सिमेंटिक रूल गिवन है. सबसे पहला काम हमने यहाँ पे जो किया है, जो सिंपल प्रोडक्शन रूल्स थे, सिंपल CFG है, उसकी बेस पे हमने ये ट्री कंस्ट्रक्ट किया है. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. ओके, you have the expression 9 - 5 + 2 and we have to generate it by using these the production rules given in the grammar. तो हमने उसके लिए क्या किया है, we have to write expression is converted into expression 1 plus and term. हमने इसका पहला प्रोडक्शन रूल अडॉप्ट किया है और उसमें हम क्या लिख रहे हैं, इसको एक्सप्रेशन कैन गिव यू एक्सप्रेशन 1 प्लस टर्म. सो एक्सप्रेशन रिप्लेस हो रहा है एक्सप्रेशन 1 प्लस और टर्म के साथ. फिर अब ये प्लस तो रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास इसको, तो अब हम हमारे पास माइनस सिंबल भी है, तो हम अगेन जाएंगे अपनी इस एक्सप्रेशन 1 में. ये मैं फिर क्लैरिफाई कर दूंगा आपको. एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन 1 दोनों सेम है, जस्ट हम अपनी राइटिंग के लिए इसको राइट साइड पे इसको 1 का नाम दे रहे हैं, अदरवाइज एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन 1 दोनों बेसिकली सेम है. सो एक्सप्रेशन 1 जिसको हम यहाँ पे कह रहे हैं ये एक्सप्रेशन ही कंसिडर होगा. सो दिस एक्सप्रेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू एक्सप्रेशन 1 माइनस टर्म. तो आप देख सकते हैं एक्सप्रेशन 1 को हमने कन्वर्ट कर दिया एक्सप्रेशन 1 माइनस टर्म के अंदर, और इसी तरह फिर एक्सप्रेशन जो है इससे अब हमें रिक्वायर्ड है 9, तो हम एक्सप्रेशन से गए हैं टर्म में, ये आप देख सकते हैं, और टर्म्स को रिप्लेस किया है हमने 9 के साथ. इसी तरह यहाँ पे जो टर्म है उससे हम गेट करना चाह रहे हैं ये 5, तो टर्म जो है वो डायरेक्टली 5 में कन्वर्ट हो सकती है, इसलिए हम उसको डायरेक्टली 5 में कन्वर्ट कर रहे हैं. सेम लाइक दैट दिस इज अ टर्म एंड टर्म कैन डायरेक्टली गिव्स यू द वैल्यू ऑफ 2, तो यहाँ से ये 2 हमें मिल रहा है. सो एज अ रिजल्ट वी हैव गेट द 9 - 5 + 2 दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ इनफिक्स नोटेशन. अब हम
पोस्ट फिक्स नोटेशन के अंदर इसको कैसे फाइंड करेंगे? जाहिर बात है हम इसके प्रोडक्शन रूल्स को यूटिलाइज करेंगे, या इसके प्रोडक्शन रूल्स को हमने फाइंड आउट किया, उसके थ्रू हम ये जो वैल्यू है उसको गेट कर रहे हैं। सिंपली हमने कुछ नहीं किया, ये आप देख सकते हैं, हमने इसको जस्ट राइट अप किया है इसको पोस्ट फिक्स नोटेशन के अंदर। बाकी जो ग्रामर के थ्रू हमने ये ट्री कंस्ट्रक्ट किया है, सेम यही ट्री हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। जस्ट हम यहाँ पे वैल्यूज की वैल्यूएशन कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं इनिशियल में एक्सप्रेशन डॉट टी, इससे आपको मिला एक्सप्रेशन डॉट टी इंटू टर्म डॉट टी, और ये प्लस सिंबल के साथ है। और इसी तरह एक्सप्रेशन डॉट टी जो है उसको फर्दर आपने एक्सप्रेशन और माइनस टर्म के अंदर कन्वर्ट किया। अब जब हमारे पास ये 9 वैल्यू है, याद रखें हम जब भी पोस्ट फिक्स नोटेशन में जाते हैं तो हम रिडक्शन का प्रोसेस करते हैं। ये बात अब थोड़ी सी क्लियर कर लें। जब हम अपनी ग्रामर की लेफ्ट साइड से राइट साइड में आते हैं, यानी कि उसकी प्रोडक्शन की हेड साइड से उसकी बॉडी को प्रोड्यूस करते हैं, तो ये प्रोडक्शन है। और जब हम अपनी ग्रामर की बॉडी साइड से, किसी भी प्रोडक्शन की बॉडी साइड से उसकी हेड की तरफ जाते हैं, तो ये प्रोसेस हमारे पास जो है इस वे के अंदर जो है वो हमारे पास रिडक्शन कंसीडर होता है। सो इफ दिस इज 9 एंड दिस 9, ये 9 आपको यहाँ पे मिल रहा है, और ये बेसिकली रिड्यूस किससे आप कर सकते हैं? टर्म के साथ। और हमारे पास जो है इस सिमेंटिक रूल के अंदर, एट्रीब्यूटेड ग्रामर के अंदर 9 जो है वो कन्वर्ट होगा टर्म डॉट टी के साथ। So this will be reduced with term dot t. So this 9 will give you to it. This is term dot t is equal to 9. Okay. अब term dot t जो है ये आप देख सकते हैं, term dot t इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं expression dot t को। तो ये 9 वैल्यू जो है ये आपने पास की है इसको expression dot t को, ये 9 आपको यहाँ पे मिल गया है। और अब उसके बाद आप यहाँ पे आए हैं, ये अब फिलहाल एवेल्युएशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस एक्सप्रेशन के 2 चाइल्ड हैं, 1 चाइल्ड आप एवेल्युएट कर चुके हैं, सेकंड चाइल्ड की वैल्यू अभी रहती है, तो इसलिए फिलहाल आप इसको एवेल्युएट नहीं कर पाएंगे, इसको राइट नहीं कर सकते। सो अगेन उसके बाद आप माइनस सिंबल है, उसके बाद आप जाएंगे नेक्स्ट 5 पे। सो 5 कैन बी रिड्यूस टू टर्म एंड टर्म कैन गिव यू द वैल्यू ऑफ 5। सो दिस 5 इज टर्म डॉट टी इज इक्वल टू 5। अब हमने यहां पे एक्सप्रेशन पे गए, अब हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन अब हम इसकी वैल्यू लिख रहे हैं पोस्ट फिक्स नोटेशन के अंदर। सो इन दिस वे दिस विल बिकम 9, 5 एंड देन माइनस, मीन फर्स्ट ऑपरेंड, सेकंड ऑपरेंड, और उसके बाद आप जो है इसका ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। सो दिस विल बिकम 9, 5 माइनस। ओके, सेम इसी तरह आप गए, प्लस सिंबल है और उसके बाद 2 है, और 2 आपके पास जो है एक नंबर है। सो 2 नंबर विल बी रिड्यूस टू टर्म डॉट टी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज टर्म डॉट टी इज इक्वल टू 2। अब अगेन हमारे पास हम यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को वैल्यूएट करना चाह रहे हैं। अब एक रिजल्ट इसके ऑपरेंड में 9, 5 माइनस पड़ा है, और एक हमारे पास रिजल्ट इसका ऑपरेंड में 2 पड़ा है, और एक ऑपरेटर हमारे पास जो है वो प्लस है। सो अगेन जस्ट टू राइट इन पोस्ट फिक्स नोटेशन वी हैव टू राइट दिस फर्स्ट ऑपरेंड वैल्यू एट इनिशियल पॉइंट, दिस इज 9, 5 माइनस। उसके बाद सेकंड ऑपरेटर की वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास 2 है, और लास्ट में हम अपना ऑपरेटर राइट करेंगे जो कि हमारे पास यहाँ पे प्लस है। सो इस तरह से हम जो है वो अपनी वैल्यू पोस्ट फिक्स नोटेशन के अंदर जो है वो गेट कर रहे हैं। हमने अपना स्टार्ट जो है वो इनफिक्स से लिया था, और अब हमने यहाँ पे जो फाइंड आउट कर लिया यहाँ पे इसका रिजल्ट, वो इसकी पोस्ट फिक्स नोटेशन के अंदर हमने इसका रिजल्ट जो है वो फाइंड कर लिया। डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल, ये एक प्रोसीजर है कि किस तरह से हम इसकी वैल्यूएशन करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं प्रोसीजर विजिट है, और एज अ पैरामीटर ये गेट कर रहा है एक नोड को, और नोड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एन के साथ, और ये इसका ब्लॉक है बिगिन से लेकर एंड तक। और इसमें हमारे पास लूप है फॉर ईच चाइल्ड m ऑफ n, n जो उसका पेरेंट है, प्राइम नोड है, और m उसका चिल्ड्रन है। फॉर ईच चाइल्ड m ऑफ n फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डू विजिट m। आपने क्या करना है, अभी भी हमने यही प्रोसेस किया था। हम अपने ट्री में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट गए थे, ओके, और डेप्थ फर्स्ट का ऑर्डर भी यही है कि आप
सबसे पहले अपनी डेप्थ में जाते हैं और वहां से जो फर्स्ट वैल्यूज को गेट करते हैं और आपका ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन जो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होता है। आप तमाम चाइल्ड्स को गेट करते चले जाते हैं, वैल्यूज गेट करते हैं और उसके बाद उसकी पेरेंट की वैल्यू जो है उसको फाइंड करते हैं, जिस तरह आपने यहाँ पे भी देखा और उसके बाद हमने यहाँ पे भी इसकी इवैल्यूएशन की थी। सो इवैल्यूएट सिमेंटिक रूल्स एट नोड n। तो पेरेंट पे आपकी वैल्यू कब इवैल्यूएट कर पाएंगे? जब आप रेपिटेडली अपने चाइल्ड्स को विजिट करते चले जाएंगे और किसी पेरेंट के अगेंस्ट अगर उसकी तमाम चाइल्ड्स की वैल्यू गेट कर चुके हैं तो फिर आप उस पेरेंट के ऊपर जाके उस स्पेशल n नोड के ऊपर जाके आप उसका सिमेंटिक रूल जो है उसको अप्लाई करेंगे और उसकी वैल्यू इवैल्यूएट कर लेंगे। So the synthesized attributes are evaluated after visiting and inherited attributes are evaluated at first occurrence। तो यहाँ पे पॉइंट है, अगर आप बात को समझ लें, अदरवाइज चैप्टर 5 में हम इन डिटेल इसको देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आप बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमने यही देखा था कि कोई भी एट्रीब्यूट सिंथेसाइज्ड कंसीडर होता है अगर उसकी वैल्यू, अगर एक एट्रीब्यूट सिंथेसाइज कंसीडर होगा अगर उसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड कर रही है अपने चिल्ड्रन के ऊपर। सो इन दिस वे हम कह रहे हैं कि सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स आर इवैल्यूएटेड आफ्टर विजिटिंग, कि जब आप उसके चाइल्ड्स को विजिट कर लेते हैं तो फिर आप जो है वो उसकी पार्टिकुलर नोड की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। और इसके करस्पॉन्डिंग जो है इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स इवैल्यूएट होते हैं एज टू फर्स्ट अकरेंस, के जैसे ही आप वहां पे जाते हैं, और वो हमने अभी केस में देखा भी है कि कोई भी एट्रीब्यूट इनहेरिटेड कंसीडर होता है अगर वो वैल्यू अपने पेरेंट से ले रहा है या वो अपने सिबलिंग से वहां से गेट कर रहा है। अगेन हम इसका कंप्लीट आइडिया जो है वो चैप्टर नंबर 5 के अंदर देखेंगे, लेकिन लिटिल बिट नॉलेज आपको यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि ये चैप्टर नंबर 2 जो है ये डिस्कशन है हमारे पास फ्रंट एंड की, जिसमें सिंटैक्स एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस और इंटरमीडिएट की हम थोड़ी बहुत बात करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्री की तरफ। सो बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट ऑफ डेप्थ फर्स्ट रिवर्सल्स, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इसकी वैल्यूएशन का ऑर्डर भी आपको दिखाया है यहाँ पे। सो इन दिस वे वी आर कमिंग हियर कि यहाँ पे आप रूट से आपने स्टार्ट किया है और आप यहाँ पे आते चले गए और जैसे ही आपको यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू मिली है जो कि यहाँ पे आपको 9 मिल रही है और उस 9 को आपने क्या किया है यहाँ पे विजिट किया है, तो 9 आपको मिला है एट्रीब्यूट वैल्यू और उसके बाद आपने 9 को राइट किया है, फिर आपको बाद माइनस है, लेकिन चूंकि पोस्टफिक्स नोटेशन के अंदर राइट कर रहे हैं, जब तक दूसरा ऑपरेंड हमें नहीं मिलेगा हम इसको राइट नहीं करेंगे। सो अगेन हम गए यहाँ पे, हमें फिर 5 की वैल्यू मिली है और उसके बाद हम इस एक्सप्रेशन डॉट टी पे गए, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑपरेंड वैल्यू 9, सेकंड ऑपरेंड वैल्यू 5 और उसके बाद ऑपरेटर को हमने यहाँ पे राइट डाउन किया। इसी तरह हम गए नेक्स्ट में और यहाँ पे हमें 2 मिला, प्लस को अब फिलहाल हम ऑपरेट नहीं कर रहे, उसके बाद 2 मिला, अब हम अगेन इस पोजीशन पे आ गए। सो दिस इज फर्स्ट ऑपरेंड, दिस इज 9 5 माइनस एंड दिस इज 2 एंड द प्लस सिंबल विल बी एट द एंड ऑफ दिस पोस्टफिक्स नोटेशन। तो इस तरह से हमारे पास जो है हम कह सकते हैं कि तमाम एट्रीब्यूट्स यहाँ पे जो सिंथेसाइज टाइप के हैं। ओके, another interesting concept is translation scheme। हमने अभी ट्रांसलेशन सिमेंटिक रूल्स की बात की है कि जो ग्रामर आपके पास होती है, प्रोडक्शंस होती हैं, उसके साथ आप एडिशनल इंफॉर्मेशन एज एन एट्रीब्यूट जो है वो ऐड करते हैं जिसको हम सिमेंटिक रूल्स का नाम देते हैं। अब उन सिमेंटिक रूल्स के अगेन कौन सा एक्शन परफॉर्म हो सकता है वो बेसिकली हम देखते हैं ट्रांसलेशन स्कीम के अंदर, क्योंकि अकेली जो आपके पास कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, प्रोडक्शंस हैं, वो जस्ट एक स्ट्रक्चर आपको ट्री का दे सकते हैं और जब आप उसके साथ एडिशनल एट्रीब्यूट्स को ऐड करते हैं तो आप उसकी इवैल्यूएशन कर सकते हैं। अब उससे आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, आपका जो है प्रोसेसिंग जो है वो किस बेस पे हो सकती है, वो कुछ एक्शंस हैं जो आपने परफॉर्म करने, और बेसिकली वो एक्शंस ही हमारे पास ट्रांसलेशन स्कीम्स कंसिडर होते हैं। सो वी कैन से देम दी सिमेंटिक एक्शंस। सो अ ट्रांसलेशन स्कीम इज अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर embedded with semantic action।
तो यहाँ पे अगर आप देखें एक ही प्रोडक्शन रूल हमारे पास है, रेस्ट कैन गिव यू प्लस टर्म एंड दिस इज द सिमेंटिक एक्शन, दैट इज द प्रिंट प्लस एंड दिस इज रेस्ट। तो अब ये प्रीफिक्स नोटेशन है और इसमें आप देख सकते हैं आपका ऑपरेटर ऑन राइट साइड है और इससे जो आपको ऑपरेशन मिल रहा है, सिमेंटिक एक्शन आप इसके साथ जो परफॉर्म कर पाएंगे वो बेसिकली हमने यहाँ पे राइट किया है और वो एक्शन जो है वो हमारे पास, यानी इस पूरी प्रोडक्शन से आपको रिजल्ट क्या मिलेगा आफ्टर ऑपरेशन ऑफ प्लस, जो भी आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। आप इसको ट्री नोटेशन में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दिस इज वेरी सिंपल, दिस रेस्ट इज अ पेरेंट एंड इट गिव्स यू द चाइल्ड वैल्यूज एंड दिस इज प्लस, ये आप देख सकते हैं, दिस इज प्लस, this is second one, this is term and this is the print function, this is the semantic action and this is the rest। इसमें जो आपका semantic action है उसको नॉर्मली आप क्या करते हैं, उसको डॉटेड लाइन के साथ आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे और वो सीक्वेंस लाइन के साथ आप रिप्रेजेंट करेंगे अपनी नॉर्मल प्रोडक्शन जितने भी उसके चाइल्ड्स हैं, लेकिन इसके लिए आप जो है वो डॉटेड लाइन का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। वैसे तो इसको भी यहाँ पे राइट किया जा सकता है, मोस्टली नोटेशन ऐसे भी राइट की जाती है, लेकिन प्रेफर्ड यही है कि आप इसको यहाँ पे विद डॉटेड लाइन के साथ यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करें। सो सिंपली what is translation scheme? Translation scheme is basically is represented by using the semantic actions। Okay, यहाँ पे आप देख सकते हैं and this is a translation scheme that is used to translate infix to postfix। प्रोडक्शन रूल्स आपके पास दिए गए हैं, हर प्रोडक्शन रूल के अगेंस्ट जो है आपको एक उसका semantic action भी बता दिया गया है। So for this production rule print plus is the semantic action, for this production rule print minus is the semantic action, for this production there is no प्रोसेस ऑफ सिमेंटिक एक्शन, सिंपली यहाँ पे कोई ऑपरेटर नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है और टर्म आगे फिर आपके पास जो है वो प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे कोई सिमेंटिक एक्शन आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा एंड दिस इज टर्म दैट कैन बी रिप्लेस्ड विद जीरो एंड द सिमेंटिक एक्शन ऑफ दिस वन इज प्रिंट जीरो और इसी तरह बाकी सिमेंटिक एक्शन जो है वो आपने यहाँ पे राइट डाउन किए। अब हम इसको थॉरोली अंडरस्टैंड करेंगे, हम इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टेप बाय स्टेप करके देखेंगे कि किस तरह से हम इन रूल्स को किसी भी गिवन इनफिक्स के ऊपर जब पोस्ट फिक्स हम फाइंड करते हैं तो उसका प्रोसीजर जो है वो ट्री नोटेशन के अंदर हम कैसे उसको फाइंड कर सकते हैं। ओके, ये अभी हम इनिशियल है हमारा, ये ट्री कंस्ट्रक्ट करना है फाइनली और हमारा क्वेश्चन क्या है, ट्रांसलेट 9 minus 5 plus 2 into postfix, that will be 9 5 minus 2 and plus। इसको हम जनरेट करेंगे। The implementation of a translation scheme ensures that the semantic actions are performed in the order they would appear during a post order traversal of a parse tree। तो ये हम देखते हैं अभी कि किस तरह से हम ट्रांसलेशन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं और कैसे वो हमें इंश्योर करती है कि सिमेंटिक एक्शंस जो हैं वो आपके ट्री के ऊपर अप्लाइड हो चुके हैं और वो किस ऑर्डर के अंदर अप्लाई हुए हैं, वो पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल के अंदर आपके ट्री में अप्लाइड है। तो उसको हम देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से दिस इज अ प्रोडक्शन, दीज आर द प्रोडक्शन रूल, दिस इज ए ग्रामर और ये डिफरेंट रूल्स हैं और उसके साथ हमने यहाँ पे क्या किया है, इसके कुछ हमने ऐड कर दिए हैं यहाँ पे ट्रांसलेशन स्कीम्स के साथ, यानी कि प्रिंट प्लस फंक्शन है, प्रिंट माइनस फंक्शन है, प्रिंट 0 है, 1 है एंड सो ऑन टू 9 है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे इसके साथ कुछ एडिशन कर दी है कुछ रूल्स की, जिसके थ्रू हम कह रहे हैं कि अब हम जो है इस इनफिक्स नोटेशन को पोस्ट फिक्स नोटेशन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इनफिक्स नोटेशन है 9 minus 5 plus 2। इसके लिए हम ट्री जनरेट करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस वन। हमने क्या किया यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस फर्स्ट प्रोडक्शन रूल को यूटिलाइज किया है, एक्सप्रेशन विल प्रोवाइड यू एक्सप्रेशन प्लस टर्म। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सप्रेशन गिव्स यू एक्सप्रेशन प्लस टर्म और इसमें आप देखें
कि आपका जो एक्शंस है, जो ट्रांसलेशन स्कीम है, वो आपको क्या वैल्यू दे रही है, एंड दिस विल गिव यू द प्रिंट प्लस। तो हमने इसको डैश लाइन के साथ जो है वो यहाँ पे प्रिंट प्लस राइट अप कर दिया। तो आपने क्या करना है, जिस भी प्रोडक्शन रूल को आप यूटिलाइज करेंगे उसके साथ आपने ऑन राइट साइड ऑफ इट आप यहाँ पे उसका ट्रांसलेशन स्कीम जो है वो अप्लाई कर देंगे, जिस तरह हमने फर्स्ट रूल में अप्लाई की है कि एक्सप्रेशन, जो कि एक्सप्रेशन प्लस टर्म आपको दे रहा था, और इसका जो एक्शन है वो प्लस का, उसको हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। एंड इन नेक्स्ट स्टेप अब हम क्या करेंगे, अब ये एक्सप्रेशन जो है इससे अब हमें 9 - 5 जनरेट करना है, तो इसका प्रोडक्शन रूल अडॉप्ट करेंगे, एक्सप्रेशन विल गिव यू एक्सप्रेशन माइनस टर्म। तो इसके लिए जो हमारे पास ट्रांसलेशन स्कीम में जो एक्शन है इसका बेसिकली वो माइनस का है, इसको हम देखते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप के अंदर, एंड इन दिस वे। तो यहाँ पे आप देखें एक्सप्रेशन इज नाउ कन्वर्टेड इनटू एक्सप्रेशन माइनस टर्म, जो कि नॉर्मली आपका प्रोडक्शन रूल था, और उसके साथ अब हमने यहाँ पे क्या किया है, प्रिंट माइनस जो है वो उसको अप्लाई किया। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन से हम गेट करना चाह रहे हैं ये वैल्यू 9, तो एक्सप्रेशन अब हम कन्वर्ट करेंगे टर्म के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सप्रेशन से अब हमने टर्म में कन्वर्ट किया, लेकिन यहाँ पे टर्म के ऊपर कोई, फिलहाल एक्सप्रेशन से जब आप टर्म में गए हैं तो यहाँ पे एक्सप्रेशन के ऊपर कोई सिमेंटिक एक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई सिमेंटिक एक्शन नजर नहीं आ रहा। तो जब आप नेक्स्ट टर्म को कन्वर्ट करेंगे 9 में, तो आप देख सकते हैं कि जब आप टर्म को 9 में कन्वर्ट करेंगे तो इसके अगेंस्ट आपको सिमेंटिक एक्शन नजर आ रहा है, जो कि हमारे पास यहाँ पे प्रिंट 9 का है। सो यू कैन सी हियर क्लियरली कि यहाँ पे हमने ये वैल्यू 9 प्रोड्यूस की है, और उसके साथ जो इसका सिमेंटिक एक्शन है एज ए ट्रांसलेशन स्कीम वो हम बता रहे हैं वो प्रिंट 9 है। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब हम 9 को प्रोड्यूस कर चुके हैं और इससे रिलेटेड टर्म का जो सिमेंटिक एक्शन है वो भी फाइंड कर चुके हैं। अब हम इस टर्म के ऊपर आएंगे और इस टर्म से अब हम फाइंड करना चाहेंगे 5 को। सो टर्म कैन गिव यू डायरेक्टली 5 बाय यूजिंग द प्रिंट सिमेंटिक एक्शन ऑफ 5। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो ये क्लियर है कि टर्म गिव यू 5, और ये इसके साथ आपको प्रिंट 5 का जो सिमेंटिक एक्शन है वो भी प्रोवाइड कर रही है। इन नेक्स्ट प्रोसीजर ये टर्म आपको 2 दे रहा है, और 2 के साथ आपका जो सिमेंटिक एक्शन है वो हमारे पास यहाँ पे 2 आपने राइट कर दिया है। सो इन दिस वे यू हैव कंप्लीटली डिजाइन्ड योर ट्री बाय यूजिंग द गिवन प्रोडक्शन रूल्स एंड प्लस द गिवन सिमेंटिक एक्शंस करस्पॉन्डिंग टू ईच प्रोडक्शन रूल ऑफ योर गिवन ग्रामर। तो इस वे में अब हमने ट्री कंस्ट्रक्ट कर लिया है, और इसका जो नोटेशन है पोस्ट फिक्स का उसको आप कैसे राइट करेंगे उसको हम देख लेते हैं। ओके, सो इसका ऑर्डर क्या था, डेप्थ फर्स्ट के अकॉर्डिंग। ये आप देख सकते हैं हम टॉप से आए और हम यहाँ से चलते चलते हम यहाँ से होते हुए और यहाँ से हम दोबारा से स्टार्ट के ऊपर चले गए। अब इसमें 9, 5 - 2 प्लस की जनरेशन कैसे हुई है उसको हम देखना चाह रहे हैं। आप जब इसको रीड करते जाएंगे, जिस ऑर्डर में आपको सिमेंटिक एक्शन की वैल्यू यानी कि प्रिंट की वैल्यू मिलती जाएगी, उस ऑर्डर में आपने इसको प्रेजेंट करते चले गए। ये आप देखें यहाँ से जब हम यहाँ पे आए हैं, सबसे पहले आपको कौन से प्रिंट की वैल्यू मिली है, 9। आपने यहाँ पे 9 को राइट कर दिया है। उसके बाद आप अगेन गए हैं नेक्स्ट में आपको जो प्रिंट की वैल्यू मिली है वो 5 है, आपने 5 को राइट किया है। नेक्स्ट आप गए हैं, आपको प्रिंट की वैल्यू माइनस मिली है, आपने इसको माइनस राइट किया है। उसके बाद अगेन आप गए हैं आगे, तो यहाँ पे आपको 2 मिला है, सो यू हैव टू राइट 2 हियर। और उसके बाद आपको यहाँ पे प्रिंट प्लस की वैल्यू मिल रही है, और ये आप प्लस यहाँ पे राइट करें। सो इन अ वेरी सिंपल वे यू हैव कन्वर्टेड योर गिवन इनफिक्स एक्सप्रेशन into postfix expression by using the production rules and the semantic actions that we have given to you in the question। तो सिंपल प्रोडक्शन रूल और सिमेंटिक रूल अगर आपके पास मौजूद है तो किसी भी इनफिक्स एक्सप्रेशन का पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन फाइंड करना कोई मुश्किल टास्क आपके लिए नहीं है। अब क्विकली हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। यहाँ पे कंस्ट्रक्ट अ सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन स्कीम दैट ट्रांसलेट्स अरिथमेटिक एक्सप्रेशन फ्रॉम इनफिक्स नोटेशन इनटू प्रीफिक्स नोटेशन। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि इनफिक्स नोटेशन कौन सी है और प्रीफिक्स नोटेशन कौन सी है। ये
ब्रीफली मैंने आपको क्लियर किया था कि अगर आपके पास ऑपरेटर किसी भी एक्सप्रेशन में विद इन ऑपरेंड्स आ रहा है तो वो इनफिक्स है, और अगर आपका ऑपरेटर जो है वो ऑन लेफ्ट साइड ऑफ ऑपरेंड्स आ रहा है तो आप उसको प्रीफिक्स नोटेशन का नाम देते हैं। सो इन विच एन ऑपरेटर अपीयर्स बिफोर इट्स ऑपरेंड्स मीन प्रीफिक्स में, जिस तरह माइनस एक्स वाई है इज द प्रीफिक्स नोटेशन फॉर एक्स माइनस वाई। सो एक्स माइनस वाई इनफिक्स नोटेशन है, तो इसका जब प्रीफिक्स हम फाइंड करते हैं तो वो बेसिकली हमारे पास माइनस एक्स वाई है। Give annotated pass tree for the inputs 9 minus 5 plus 2 and 9 minus 5 multiplied by 2। तो ये एक्चुअल में इस क्वेश्चन के टू पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने क्या करना है, आपने सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन स्कीम के थ्रू आपने क्या करना है, इनफिक्स नोटेशन को प्रीफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करना है, और उसके लिए आपने यहाँ पे इसकी रूल्स को राइट करना है। तो ये हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। मैं यही कहूंगा, जिस तरह हमने प्रीवियस में भी एक्सरसाइज की थी, कि आप खुद से इन क्वेश्चंस को करें, खुद से ट्राई करें, खुद से अंडरस्टैंड करें, प्रीफिक्स इनफिक्स पोस्टफिक्स नोटेशन को अंडरस्टैंड करें, और जो टॉपिक्स हम पढ़ के आए हैं उनके अकॉर्डिंग कोशिश करें इनको खुद से सॉल्व करने की। यहाँ पे जो गिवन रिजल्ट्स हैं उसके साथ उसको कंपेयर करें, और काफी उम्मीद है कि आप ये जो एक्सरसाइज है वो सक्सेसफुली कर पाएंगे। So this is the solution and these are the productions and these are the productions of infix notation। हमारा क्वेश्चन भी यही है कि infix notations को आपने कन्वर्ट करना है प्रीफिक्स में। So it mean पहले infix की आप productions लिखेंगे। So let's say this is a grammar, expression can give you expression plus term, or expression minus term or term, and term can give you term multiplied by factor, or term divided by factor or factor, and factor can give you digit and or expression within parenthesis। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने जो ट्रांसलेशन स्कीम्स अप्लाई की हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। हम ये प्रीफिक्स में, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि प्रीफिक्स नोटेशन के अकॉर्डिंग हमने ट्रांसलेशन स्कीम्स को राइट करना है। क्वेश्चन भी हमारा यही है, कंस्ट्रक्ट अ सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन स्कीम दैट ट्रांसलेट्स arithmetic expressions from infix notation into prefix notation। तो उसमें आप देख सकते हैं हमने क्या किया है, यहाँ पे इस प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास ट्रांसलेशन स्कीम या सिमेंटिक एक्शन हो सकता है वो प्लस का है, उसको हमने अपनी एक्सप्रेशन की लेफ्ट साइड पे लिख दिया है, दिस इज द प्रिंट प्लस। ओके, बाकी एक्सप्रेशन वैसे ही है। इसी तरह इसमें जो हमारे पास सिमेंटिक एक्शन है वो माइनस है, उसको हमने ऑन लेफ्ट साइड ऑफ योर प्रोडक्शन रूल्स राइट कर दिया है, और टर्म जो है उसमें कोई सिमेंटिक एक्शन नहीं है, उसको एज इट इज हमने राइट किया है। and in the second non-terminal term can give you term multiplied by factor, and you have to write again this print semantic action on left side of your production। और इसी तरह टर्म डिवाइडेड बाय फैक्टर में प्रिंट डिवाइडेड जो है वो हमारे पास एक सिमेंटिक एक्शन है, और इसी तरह फैक्टर अगेन आपको कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा, किसी किस्म का यहाँ पे सिमेंटिक एक्शन ऐड नहीं है। और इसी तरह दिस इज अ डिजिट, और डिजिट बेसिकली जो है ये एक नंबर होता है, और इसमें आप इसको नॉर्मली इसमें कुछ भी नहीं है तो इसको आप एज इट इज लिख देंगे, यहाँ पे प्रिंट डिजिट है। तो ये मैटर नहीं करती चीज कि आप इसको जो सिमेंटिक एक्शन है उसको आपने राइट पे लिखा है, क्योंकि डिजिट है, ये फर्दर कोई सिंबल नहीं है नॉन टर्मिनल टाइप का, इसलिए आप इसको यहाँ पे एज इट इज प्रिंट डिजिट के तौर पे राइट डाउन कर देंगे ऑन राइट साइड। और इसी तरह एक्सप्रेशन है, ये भी आपको कुछ नहीं देगा, इसको भी आपने एज इट इज राइट कर दिया है। तो सिंपली इनफिक्स नोटेशंस को हमने सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन स्कीम के थ्रू जो है वो प्रीफिक्स नोटेशन के अंदर यहाँ पे राइट कर दिया। यही हमारा क्वेश्चन था। जो इसका पार्ट 2 है, गिव एनोटेटेड पार्स ट्रीज फॉर द इनपुट्स 9-5 + 2 एंड 9-5 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब चूंकि आप ट्री भी इसका कंस्ट्रक्ट पहले कर चुके हैं, तो अब उसी को सामने रखते हुए अब आप इसके थ्रू जो है ये खुद से आपने इसका ट्री जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लेना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट ए सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन स्कीम दैट ट्रांसलेट्स अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस फ्रॉम पोस्टफिक्स नोटेशन इनटू इनफिक्स नोटेशन। कि हमने सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन स्कीम के थ्रू अब क्या करना है, पोस्टफिक्स नोटेशन को
इनफिक्स नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। सो लाइक दैट कि हमारे पास जो है कोई भी अगर एक्सप्रेशन आती है जिसमें आपके ऑपरेटर एंड में है तो उसको आपने जो है वो इन बिटवीन ऑपरेंड्स लेके आना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, सेकंड पार्ट, गिव एनोटेटेड पास ट्रीज फॉर द इनपुट 9, 5, -2 एंड 9, 5, 2, -, तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे। तो अगेन आप खुद से करें, इसको ट्राई करें, मैक्सिमम ट्राई करें, टाइम यहाँ पे लगाएं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। वेरी सिंपल है, आप इजीली इसको, अगर प्रीवियस एग्जांपल आप अंडरस्टैंड कर गए हैं तो वेरी सिंपली आप जो है वो इसको भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे और इसको खुद से परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसका सोल्यूशन दिया गया है उसके साथ फिर आप इसको कंपेयर कर लें। उम्मीद है कि आपका रिजल्ट जो है ये यहाँ पे दिए गए रिजल्ट के साथ जो है वो मैच कर जाएगा। सो यहाँ पे आप देखें, these are the production rules and these are in postfix notation. So expression can give you expression plus or expression minus or expression steric और expression division और digit। तो ट्रांसलेशन स्कीम हम यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं, वो इनफिक्स के अकॉर्डिंग है और इनफिक्स का मतलब है इन बिटवीन ऑपरेंड्स आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज एक्सप्रेशन एंड दिस इज एक्सप्रेशन प्लस एंड यू हैव टू राइट द सिमेंटिक एक्शन ऑफ प्रिंट प्लस हेयर इन बिटवीन ऑफ दीज टू। इसी तरह एक्सप्रेशन माइनस के लिए आपने लिखा एक्सप्रेशन प्रिंट माइनस सिमेंटिक एक्शन एंड देन एक्सप्रेशन माइनस। और अगेन फॉर दिस वन यू हैव टू राइट print within print function and this starting parenthesis expression print closing parenthesis then steric then expression and then print of closing and then stop। तो इसमें हमने क्या किया है कि हमने nothing, हमने जस्ट यहाँ पे इन दोनों एक्सप्रेशन के दरमियान जो है वो प्रिंट फंक्शन स्टैरिक का अप्लाई किया है। बाकी इसको भी पैरेंथेसिस में राइट किया है, इसको भी पैरेंथेसिस में राइट किया है और यहाँ पे हमारे पास जो है वो हमने प्रिंट का फंक्शन अप्लाई किया है। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो है उसको हमें एक्सप्लिसिटली बताना था या डिवीजन को एक्सप्लिसिटली बताना था कि हम उसको कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस केसेस डिफरेंट हैं फ्रॉम स्टैरिक और डिवीजन से, इसलिए हमने उसको सिंपली प्रिंट प्लस और प्रिंट माइनस लिखा है। लेकिन हम यहाँ पे जो है विद इन पैरेंथेसिस इसको यूटिलाइज करते हुए राइट करेंगे। सो वी हैव रिटन दिस इज प्रिंट ब्रैकेट स्टार्ट एक्सप्रेशन प्रिंट ब्रैकेट क्लोज, तो ये एक्सप्रेशन हमने राइट कर दिया और उसके बाद उसी प्रिंट फंक्शन स्टैरिक आ गया है और उसको फिर हमने क्लोज किया है ब्रैकेट के साथ, ओपन किया अगेन, फिर एक्सप्रेशन है और उसके बाद प्रिंट फंक्शन और उसके बाद लास्ट में स्टैरिक है। एंड सेम इज द केस फॉर द डिवीजन। डिजिट है, सेम है, डिजिट एंड प्रिंट डिजिट सिमेंटिक एक्शन विद इट। ओके, तो अगेन ये प्रोसेस आप करेंगे, पार्स ट्रीज का खुद से जनरेट करेंगे गिवन केसेस के लिए। और उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Construct a syntax directed translation scheme that translates arithmetic expression from postfix notation into equivalent prefix notation। अब हम postfix से prefix notation में जाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए simply हमारे पास जो है वो productions हैं। Let's say we have only one non-terminal with 2 production rules. One gives you expression operator that is in postfix notation and this is digit and there is no operator। तो इसको जब आपने राइट किया है तो आपने क्या किया है कि प्रीफिक्स नोटेशन के लिए आपने इसका जो सिमेंटिक एक्शन है उसको यहाँ पे आपने ऑन लेफ्ट साइड अपने प्रोडक्शन के लिख दिया है। और सेकंड रूल एज इट इज हम लिख रहे हैं इसको डिजिट एंड ऑन राइट साइड ऑफ इट यू हैव टू राइट प्रिंट डिजिट फंक्शन। ओके क्लास, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स थे इसमें, वेरी सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड है और आप इजीली जो है वो इन आइडियाज को डिस्कस कर लेंगे। अगर हम सम अप करें तो सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेटर हमारा मेन टॉपिक है और उसके अंदर आज हमने पार्ट 2 यानी कि हमने सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन की डिस्कशन की है, जिसमें हमने ये देखा
कि अगर एक सिंपल ग्रामर के साथ आप सिमेंटिक रूल्स को ऐड कर दें तो उससे हमें बेसिकली SDT मिलती है। तो जो सिमेंटिक रूल्स हैं वो एक्चुअल में हमारी इनफॉर्मल नोटेशंस हैं, क्योंकि सिंपली ग्रामर आपको पार्स ट्री दे सकती है और उसकी एवेल्युएशन के लिए लाजमी तौर पे आपको कुछ सिमेंटिक रूल्स ऐड करने पड़ते हैं और उसके बाद आप SDT फाइंड कर सकते हैं। फिर हमने देखा ट्रांसलेशन स्कीम्स और उसके अंदर सिमेंटिक एक्शंस की हमने बात की है कि किस तरह से आप जो है वो सिमेंटिक एक्शन अप्लाई कर सकते हैं अपनी प्रीफिक्स ग्रामर्स के अंदर, पोस्टफिक्स या इनफिक्स ग्रामर्स के अंदर। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें, ये कंसेप्ट जो है वो आपको क्लियर हो गई होंगी। मुकम्मल कोशिश करें, हम थर्ड लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को, मोर टॉपिक्स के साथ आएंगे। तो तब तक जो है आप इसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।